बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 आज क्लास हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग। इसमें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है डिफाइनिंग द डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे डिसीजन मेकिंग को और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है 8 स्टेप्स पे जो मुश्तमिल होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? अ चॉइस अमंग टू और मोर अल्टरनेटिव्स, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स जो आपके पास होंगे, यानी मुतबादल होंगे, जो दो या दो से ज़्यादा मुतबादल आपके पास रास्ते होंगे, मुतबादल ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी एक को चूज़ कर लेना, चॉइस कर लेना डिसीजन कहलाता है। तो आप एक जनरल एग्जांपल में सादा सी एग्जांपल में इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने एफएससी एफए किया है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। बीबीए भी कर सकते थे आप, कंप्यूटर साइंस में डिग्री भी कर सकते थे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते थे, आर्मी में जा सकते थे, इस तरह बीएससी कर सकते थे, ठीक है, अपना बिजनेस कर सकते थे। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास मौजूद थे। तो आपने उन अल्टरनेटिव्स में से किसी एक को चूज़ कर लिया। कोई बीबीए में आ गया, कोई कंप्यूटर साइंस में चला गया। तो उन्होंने बेसिकली जब आपने ये चॉइस किया है अल्टरनेटिव में से, तो बेसिकली आपने डिसीजन किया है। इसी तरह जब बिज़नेस में जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास बाज़ का बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं कि कोई उनके पास पैसे मौजूद हैं तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। तो वो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स देख लेते हैं कि बैंक में भी रखे जा सकते हैं, ट्रस्ट फंड किया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, सिक्योरिटीज़ ली जा सकती हैं, किसी और कंपनी के शेयर परचेज़ किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से किसी एक को चूज़ कर लेना डिसीजन कहलाता है। तो बिज़नेस में डिसीजन मेकिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो मैनेजर्स टाइमली डिसाइड कर लेते हैं, टाइमली जो अल्टरनेटिव्स को डायग्नोज करके आइडेंटिफाई करके उनमें से चूज़ कर लेते हैं, उनके डिसीजन जो हैं वो बेहतर समझे जाते हैं। कुछ लोग हैं डिसीजन मेकिंग में पुअर होते हैं, मतलब कि वो अल्टरनेटिव डेवलप नहीं कर सकते, और फिर अल्टरनेटिव में से सेलेक्ट करना है जो उसमें वो सिस्टमेटिक वे नहीं यूज़ करते, जिसकी वजह से डिसीजन बाज़ का फ्रूटफुल नहीं रहते। तो इसलिए हम ये टॉपिक बेसिकली पढ़ रहे हैं ताकि आपको डिसीजन मेकिंग का पता भी चल जाए, और इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आपको आते हों। मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मेक डिसीजंस। मैनेजर जो हैं डिफरेंट लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स हैं। तो वो कहता है कि जितने भी लेवल के मैनेजर्स हैं वो तमाम तर और तमाम एरियाज़ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एरियाज़ हैं उसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो डिसीजन करते हैं। अब जो एरियाज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उससे मुराद है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है। इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ में जो मौजूद मैनेजर्स हैं, चाहे वो टॉप लेवल के मैनेजर्स हों, चाहे मिडिल लेवल के, चाहे लोअर लेवल के, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर इंस्टेंस टॉप लेवल मैनेजर्स मेक डिसीजंस अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। फॉर एग्जांपल कहता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे होते हैं, वो किस तरह के डिसीजन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें फर्दर, वेयर टू लोकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ जो हैं वो कहाँ पे लोकेट करनी है, प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ पे हमारे इस शहर में यूनिलीवर का प्लांट है, यहाँ पे कराची में भी प्लांट है इनका। तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे होनी चाहिए। उन्होंने कहा रहीम यार खान कर लेते हैं, यहाँ से पंजाब के बाकी शहरों की सप्लाई हो जाएगी। जो सिंध में प्लांट है कराची में, वहाँ से जो प्रोडक्शन होगी वो कराची सिटी और राउंड अबाउट जो सिंध में एरियाज़ हैं वहाँ पे सप्लाई हो पाएगी। तो ये इस तरह के जो गोल्स हैं ये सेट करने में डिसीजन किसने किया है? टॉप लेवल के मैनेजर्स ने। फर्दर और तरह क्या डिसीजन हो सकता है? व्हाट न्यू मार्केट्स टू मूव इनटू, कौन सी और नई मार्केट्स हैं जिसमें मूव करना है। तो इस तरह के जो डिसीजन है वो टॉप लेवल मैनेजर्स करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन होते हैं ये। मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। वो किस तरह के डिसीजन करेंगे? प्रोडक्शन स्केड्यूल बना रहे होते हैं कि किस टाइम में, किस दौर किस मंथ में कितनी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। दिन में सुबह कितनी प्रोडक्शन करनी है, शाम के टाइम कितनी प्रोडक्शन होगी, शिफ्ट में कितने लोग काम करेंगे।
इस तरह प्रोडक्ट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको देखना हो, पे रेजिज, एम्प्लॉय डिसिप्लिन, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं इस पर डिसीजन मेकिंग के लिए मिडिल और लोअर मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखें, although decision making is typically described as choosing among alternatives, but decision making is and should be a process, not just a simple act of choosing among alternatives। जैसा कि हमने अभी डिफ़ाइन किया कि अल्टरनेटिव्स यानी मुतमादल जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है, ठीक है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो एक प्रोसेस है मुकम्मल। ये जस्ट ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके पास अल्टरनेटिव्स पड़े होते हैं इसमें से चूज़ कर लेते हैं, बल्कि उस प्रोसेस के तहत अल्टरनेटिव्स जो को आइडेंटिफाई किया जाता है, वैल्यूएट किया जाता है, उसके बाद चूज़ किया जाता है। तो एक प्रोसेस है और प्रोसेस कहता होना भी चाहिए ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग की जा सके। एग्जिबिट 2.1 शोज़ द 8 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें एक टेबल दिया गया है वो है 2.1, वो 8 स्टेप्स बताता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। दिस प्रोसेस इज़ एज रेलिवेंट टू पर्सनल डिसीजंस एज इट इज़ टू कॉरपोरेट डिसीजंस। जिस तरह कॉरपोरेशन में डिसीजन मेकिंग में इन 8 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, इसी तरह ये जो प्रोसेस है वो पर्सनल डिसीजंस मेकिंग में भी इसी तरह रेलिवेंट है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपने ज़ाती ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन करना हो तो भी इन 8 स्टेप्स को फॉलो अमूमी तौर पे लोग करते हैं, और अगर कोई नहीं भी कर रहा तो उसे करना चाहिए, देखना चाहिए इसको भी। 2.1 है, इसमें 8 स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, सेकंड है आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, थर्ड है एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया, फोर्थ है डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, फिफ्थ है एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स, सिक्स है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सेवन्थ है इम्प्लीमेंटिंग एन अल्टरनेटिव, और एट्थ है एवेल्यूएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस। इसके ऊपर फर्दर डिटेल हम कवर करते हैं। Let's use an example. A manager is facing problem of decline in sales and she comes to know that the reason behind decline in sales is a problem of the computers of staff members। एक मैनेजर जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है? सेल्स में डिक्लाइन यानी कि कमी हो रही है, और मैनेजर को पता चलता है कि जो रीज़न है इसमें इस सेल्स में कमी की वो प्रॉब्लम है स्टाफ को जो कंप्यूटर की वजह से आ रहा है। द कंप्यूटर्स आर नॉट वर्किंग वेल, कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहे, एंड दीज इशूज़ इन कंप्यूटर्स आर हर्डल्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्टाफ। चूँकि कंप्यूटर सही काम नहीं कर रहे और ये इशू है कंप्यूटर में, ये एक हर्डल होती है, रुकावट। तो रुकावट बन रहा है स्मूथ फंक्शनिंग में स्टाफ की। स्टाफ यानी बेहतर तौर पर स्मूथली विदाउट एनी प्रॉब्लम काम करे, उसमें हर्डल आ रही है जिसकी वजह से स्टाफ जो है स्मूथ फंक्शनिंग प्रॉब्लम के बगैर यानी कि फंक्शनिंग करने से कासर है। द मैनेजर वांट्स टू मेक डिसीजन व्हाट लैपटॉप कंप्यूटर्स टू परचेज। तो अब मैनेजर ने डिसीजन करना है कि कौन से लैपटॉप कंप्यूटर्स को परचेज किया जाए। स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो 8 स्टेप्स एग्जिबिट 2.1 में हमने देखे थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको एक नज़र देख लेते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। सेकंड है आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन क्राइटेरिया जो है उसको आइडेंटिफाई करना। थर्ड है एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया, उसमें एलोकेट किए जाते हैं वेट्स उस क्राइटेरिया को, जो कि हमने पॉइंट 2 में सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई किया होता है। फोर्थ है डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव डेवलप करना। फिफ्थ है एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना, उनका तज्जिया करना। सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, जो तज्जिया किया था उनमें से फिर किसी एक को सिलेक्ट कर लेना। इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट कर देना उसको अल्टरनेटिव्स में से जो एक हमने चूज़ किया था। एट्थ है एवेल्यूएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, डिसीजन जो आपने किया है उसकी इफेक्टिवनेस को वैल्यूएट करना है कि डिसीजन ठीक हुआ है या गलत हो गया। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज एन ऑब्स्टेकल दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल और पर्पस। प्रॉब्लम को जो डिफ़ाइन किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि ये एक ऑब्स्टेकल यानी रुकावट होती है जो कि मुश्किल कर देती है किसी भी डिज़ायर गोल या पर्पस को अचीव करना। आपका कोई भी गोल है, उस गोल को अचीव होने में जो मुश्किल है वो बेसिकली प्रॉब्लम है। जो मुश्किल पेश आ रही है, जो हर्डल आ रही है, वो बेसिकली प्रॉब्लम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिज़नेस का गोल है कि सेल्स का लेवल 10 लाख सेल्स का जो गोल है वो अचीव करना है मंथली।
अब उस गोल को अचीव करने में मसले आते हैं, बहुत सारी यानी कि ऑब्स्टेकल्स या रुकावटें आ जाती हैं। रुकावटें क्या हो सकती हैं? टीम आपकी फंक्शनल ना हो, सही तरह काम ना कर रही हो, कस्टमर आपको छोड़ के आपको जाना शुरू कर दें। अब ये ऑब्स्टेकल है, इसकी वजह से आपका सेल्स का गोल नहीं अचीव हो पाएगा, तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, तो इसने कहा है योर टीम इज़ डिसफंक्शनल, आपकी टीम डिसफंक्शनल है, सही तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, जिस तरह के कंप्यूटर के केस में हुआ था, कंप्यूटर की वजह से सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो जिसकी वजह से गोल अचीव नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम इसको प्रॉब्लम कहेंगे। यूर कस्टमर्स आर लिविंग, कस्टमर आपको छोड़ के जाना शुरू कर दें, इसकी वजह से भी गोल अचीव नहीं हो पाता, ये एक ऑब्स्टेकल है, और ये बेसिकली फिर हम इसको प्रॉब्लम बोलेंगे। आर योर प्लान्स आर नो लॉन्गर रेलिवेंट, या फिर आपके जो प्लान आपने बनाए थे वो कोई रेलिवेंट नहीं रहते, इरेलीवेंट हो जाते हैं, टारगेट पूरी नहीं हो रहे आपके। एवरी डिसीजन स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम, कोई भी आपने डिसीजन करना होता है तो वो प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होता है बेसिकली। अमेंडा इज़ ए सेल्स मैनेजर, अमेंडा को खातून है, वो सेल्स मैनेजर हैं। हुज रिप्रेजेंटेटिव, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको नए लैपटॉप चाहिए, बिकॉज देयर ओल्ड वंस आर आउटडेटेड, क्योंकि जो उनके पुराने लैपटॉप्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से अब वो इतने इफेक्टिव नहीं रह गए, और इन एडुकेट फॉर डूइंग, और नाकाफ़ी हैं अपनी जॉब करने के लिए उनके पुराने लैपटॉप्स। अमेंडा हैज़ टू मेक अ डिसीजन हेयर, यहाँ पे अमेंडा को एज मैनेजर जो है, एज ए सेल्स मैनेजर डिसीजन करना है। अब प्रीवियस स्टेप में जो ये नज़र आ रहा है, अमेंडा ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, क्योंकि उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे, उनको ऑब्स्टेकल्स हर्डल आ रही हैं, ठीक है, तो उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया। स्टेप 2 में हम आइडेंटिफाई करेंगे डिसीजन क्राइटेरिया। वंस अ मैनेजर हैज़ आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम, ही शी मस्ट आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। जब कोई भी मैनेजर आइडेंटिफाई कर ले प्रॉब्लम को, तो फिर उस मैनेजर का काम है कि वो आइडेंटिफाई करे डिसीजन क्राइटेरिया। Decision criteria is defined as a criteria that define what's important or relevant to resolving a problem. डिसीजन जो क्राइटेरिया है उसको डिफाइन हम करते हैं कि ये क्राइटेरिया होता है जो कि डिफाइन करता है, बताता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या रेलिवेंट है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मुतल्लिक। अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। एवरी डिसीजन मेकर हैज़ क्राइटेरिया regarding his or her decisions even if they are not एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। अगर वाज़ेह तौर पर स्ट्रेट बयान ना भी किया जाए तो भी डिसीजन मेकर के माइंड में कोई ना कोई क्राइटेरिया ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेंडा डिसाइड्स आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन दैट, हमारी इस एग्जांपल में अमेंडा जो है केयरफुली कंसिडर करके डिसाइड करती है कि मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेबिलिटीज़, बैटरी लाइफ, कैरिंग वेट, वारंटी, डिस्प्ले क्वालिटी आर द रेलिवेंट क्राइटेरिया इन हर डिसीजन। जो इसने डिसीजन करना है कंप्यूटर की परचेज़ का, उसमें जो रेलिवेंट डिसीजन क्राइटेरिया है वो अमेंडा ने जो तय किया है वो है मेमोरी और स्टोरेज कैपेबिलिटीज़, यानी कि इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर उसने डिसीजन करना है। बैटरी लाइफ, कैरिंग वेट, वारंटी, डिस्प्ले क्वालिटी। देखें, अगर आपने अपना एक मोबाइल फ़ोन ही परचेज़ करना हो तो उसको भी इस पूरी एग्जांपल के तौर पर किया जा सकता है एडजस्ट। तो आप क्राइटेरिया बनाते हैं ना कि इसमें मैंने जो कि आप कहते हैं मैंने गेम्स प्ले करनी है, तो इसमें डिसीजन क्राइटेरिया में जो है प्रोसेसर की स्पीड मैटर करेगी, रैम मैटर करेगी। इसी तरह उसने जो क्राइटेरिया बनाया है वो मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी है। मेमोरी जो है वो रैम से रेलिवेंट होती है, स्टोरेज जो है हार्ड ड्राइव से रेलिवेंट होती है। इसी तरह बैटरी लाइफ है, कैरिंग वेट है, वेट कितना होना चाहिए, वारंटी है, डिस्प्ले क्वालिटी है। इन जो बेसिकली डिसीजन क्राइटेरिया है इसकी बेस के ऊपर डिसीजन किया जाए। स्टेप 3 है एलोकेट वेट्स टू द क्राइटेरिया। अब जो क्राइटेरिया हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने डिफाइन किया था उसमें को वेट असाइन करना है इफ़ द रेलिवेंट क्राइटेरिया आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। अब जो जो हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया था समटाइम इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, समटाइम इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने गेम्स प्ले करनी है तो मेमोरी स्टोरेज को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, वारंटी को रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंस दे देगा, या डिस्प्ले क्वालिटी को कम इंपॉर्टेंस दे देगा वो। ठीक है, तो बाज़ का ऐसा होता है कि जो डिसीजन क्राइटेरिया आप बनाते हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसमें जो फैक्टर्स होते हैं
सबकी अहमियत एक जैसी नहीं होती। द डिसीजन मेकर मस्ट वेट द आइटम्स इन ऑर्डर टू गिव देम द करेक्ट प्रायोरिटी इन द डिसीजन। तो वो जो क्राइटेरिया में वेरिएबल्स चूज़ किए थे उसको वेट असाइन किए जाते हैं इसमें, ठीक है। वेट कैसे असाइन होंगे? हाउ? अ सिंपल वे इज टू गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन अ वेट ऑफ 10 एंड देन असाइन वेट्स टू द रेस्ट यूजिंग दैट स्टैंडर्ड। कोई एक आप हमने वेट दे 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, कोई एक दे लिया जो सबसे इम्पोर्टेंट था फैक्टर, उसको ज़्यादा मार्क्स दे दें, आप उसको ज़्यादा वेटेज दे दें। बाकी चूँकि उससे कम इम्पोर्टेंस के हैं उसको भी हम नंबर अलाट कर देंगे, लेकिन वो पहले नंबर से छोटा होगा। अब जिस तरह देखें, मेमोरी या स्टोरेज को हमने 10 वेट असाइन किया है, बैटरी लाइफ को 8 किया है, ठीक है। अगर कोई समझता है कि मेमोरी या स्टोरेज का 10 ठीक है लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंस कैरिंग वेट की है थर्ड वाले की, तो वो उसको 8 दे सकता है। तो यहाँ पे अमेंडा ने क्या किया, अमेंडा के जो सेल्समैन हैं उनको मेमोरी या स्टोरेज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डाटा सेव करना होता है, प्रोसेसिंग चूँकि उन्होंने करनी है एक्सेल के ऊपर दूसरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो रैम ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसको 10 वेट दे दिया है, ठीक है। बैटरी लाइफ उन्होंने जो कि शहर में जाना होता है डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर, तो बैटरी लाइफ भी उनको ज़्यादा चाहिए, उसको उन्होंने 8 कर दिया है। कैरिंग वेट भी उनके लिए मैटर करता है क्योंकि उन्होंने लेके जाना होता है लैपटॉप बाहर, बहुत ज़्यादा वेट वाला होगा तो इशू होगा, उन्होंने उसको भी इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन जो कैरिंग वेट की इंपॉर्टेंस है वो मेमोरी स्टोरेज और बैटरी लाइफ से चूँकि कम थी इसलिए उसको कम वेट एलोकेट किया है। इसी तरह वारंटी है, डिस्प्ले क्वालिटी, इसको वेट एलोकेट कर दिए, ठीक है। जी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। स्टेप 4 जो है वो डेवलप अल्टरनेटिव्स है। द फोर्थ स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द डिसीजन मेकर टू लिस्ट ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स दैट कुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। फोर्थ स्टेप है उसमें अल्टरनेटिव डेवलप किए जाते हैं। अल्टरनेटिव डेवलप करने में ये है कि जो डिसीजन मेकर है वो देखता है कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में जो जो अल्टरनेटिव्स पॉसिबल हैं वो कौन कौन से हैं। तो अमेंडा ने जब सर्च की, द सेल्स मैनेजर अमेंडा आइडेंटिफाई 7 लैपटॉप्स एज पॉसिबल चॉइसेस। तो उसने कहा कि 7 ऐसे लैपटॉप्स हैं जो कि हमारे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। HP ह्यूलेट पैकर्ड प्रो बुक है, लिनोवो आइडिया पैड है, एप्पल मैकबुक है, तोशिबा सेटेलाइट, एप्पल मैकबुक एयर, डेल इंस्पायरन और ह्यूलेट पैकर्ड पेविलियन। तो ये 7 लैपटॉप्स ऐसे थे जो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने वेट एलोकेट ऑलरेडी किए हुए हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज को, बैटरी लाइफ को, कैरिंग वेट को, वारंटी को, डिस्प्ले क्वालिटी को, इनको वेट ऑलरेडी एलोकेट किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमने ये करना है कि HP प्रो बुक है, इसको हमने स्कोर देना है मेमोरी एंड स्टोरेज के अकॉर्डिंगली। वेट इसका जितना भी है प्रीवियस स्लाइड में इसको छोड़ दें, यहाँ पे हमने इसको स्कोर देना है। तो HP प्रो बुक जो है स्कोर हम 10 से लेकर 1 तक सपोज कर लेते हैं हमने देना है, तो 10 मैक्सिमम स्कोर होगा। हमें लगता है कि जो HP प्रो बुक है उसका स्कोर जो है वो 10 है मेमोरी या स्टोरेज के अकॉर्डिंगली। सेकंड वेरिएबल हमारा बैटरी लाइफ था, पता चला कि जो HP प्रो बुक है बैटरी लाइफ में जो कि कम बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है, हमने उसको स्कोर दे दिया 3। आप 2 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है। आप पता कर लेते हैं कि बैटरी लाइफ कितनी है, आपको पता चलता है HP प्रो बुक की बैटरी लाइफ 2 घंटे है, ठीक है, और लिनोवो की 5 घंटे है। तो आपने इसको 3 स्कोर दे दिया, लिनोवो की बैटरी लाइफ चूँकि ज़्यादा थी उसको आप 5 स्कोर दे सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब HP प्रो बुक कैरिंग वेट जो है, वेट में उसको स्कोर 10 मिल गया, ठीक है। 10 आपने इस बेस पे दिया है कि HP प्रो बुक सबसे कम वेट वाला था, उसका वज़न सबसे कम था, तो आपने उसको 10 स्कोर दे दिया। उसके बाद वारंटी देखी, पता चला कि HP प्रो बुक की वारंटी जो है वो लेट्स सपोज 2 साल की है, तो आपने उसको 8 पॉइंट दे दिए। अब किसी और लैपटॉप की वारंटी हो सकता है कि 3 साल की हो, तो फिर आपने हो सकता है उसको 10 स्कोर दे सकते हैं। अगर किसी और कंपनी की वारंटी 12 साल होती तो आप उसको हो सकता है कि 10 या 15 20 स्कोर दे देते। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, जितना भी वेट आप इसको एलोकेट कर दें, लेकिन उस प्रोडक्ट की उस करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली आपने उसको स्कोर देना है। नेक्स्ट देखें, डिस्प्ले क्वालिटी। डिस्प्ले क्वालिटी में पता चला कि जो उसकी LCD की क्वालिटी है वो मीडियम सी है, तो आपने 5 स्कोर दे दिया।
ठीक है। यहाँ देखें, ये देखें लेनोवो आइडिया पैड जो है उसमें डिस्प्ले क्वालिटी को स्कोर उसने 10 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि उसकी लेनोवो की आइडिया पैड की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। सेकंड देखें लेनोवो आइडिया पैड है, उसको मेमोरी एंड स्टोरेज में 8 स्कोर मिला है। इसका मतलब मेमोरी एंड स्टोरेज के लिहाज से लेनोवो पैड HP प्रोबुक से निस्बतन कम था या हल्का कह लें, इसलिए 8 मिला स्कोर उसको। अगले वेरिएबल पे बैटरी लाइफ में इसको 5 स्कोर मिला है। इसका मतलब HP प्रोबुक से लेनोवो आइडिया पैड का स्कोर ज़्यादा है, 3 था उसका, इसका 5 है। इसका मतलब है कि इसका लेनोवो आइडिया पैड का जो बैटरी लाइफ है वो HP प्रोबुक से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा बैटरी लाइफ का स्पेंड करता है वो। इसी तरह हमने मुख्तलिफ स्कोर एलोकेट कर दिए कि किस बेस पे इन अल्टरनेटिव्स जो मौजूद थे उनको इन वेरिएबल्स की बेस पे स्कोर दे दिए 10 में से। आप 20 में से भी दे सकते हैं, 30 में से भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है जितना स्कोर आपको लगता है आप यहाँ पे एलोकेट कर दें उसको। 5 में देखें, एनालाइज अल्टरनेटिव्स। वंस अल्टरनेटिव्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अ डिसीजन मेकर मस्ट एवेल्युएट ईच वन। जब अल्टरनेटिव्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने किए थे, डिसीजन मेकर मस्ट एवेल्युएट। अब डिसीजन मेकर ने एवेल्युएट करना है, कैसे करना है? अब देखें, मेमोरी या स्टोरेज को हमने 10 वेट एलोकेट किया था, आपको याद होगा, मैं प्रीवियस स्लाइड आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें, मेमोरी एंड स्टोरेज को हमने 10 वेट्सों के एलोकेट किया था। ठीक है। उसके बाद देखें, अब मेमोरी एंड स्टोरेज में इसने प्रोबुक ने कितना स्कोर अचीव किया? 10। वेट कितना था इसका? 10 था। 10 बाय मल्टीप्लाई बाय 10, 100 इसको स्कोर मिल गया ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द वेटेज। ठीक है। अब देखें, HP प्रोबुक है, बैटरी लाइफ कितनी थी? ये प्रीवियस स्लाइड देखें, बैटरी लाइफ का वेट था 8, हमने इसको दिया था, एलोकेट किया था। स्कोर HP प्रोबुक ने बैटरी लाइफ में 3 लिया था। 8, ये देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 24। इस तरह से इसने 24 स्कोर HP प्रोबुक ने अचीव किया है बैटरी लाइफ पे। कैरिंग वेट में कितना इसको स्कोर मिला है? 60 कैसे आया बेसिकली? ये देखें, कैरिंग वेट 6 वेट था और कैरिंग वेट में हमने इसको 6 कैरिंग वेट का जो वेट दिया हुआ था और इसने स्कोर कितना अचीव किया था प्रोबुक ने? 10 किया था। 10 मल्टीप्लाई बाय ये 6, तो ये 60 स्कोर हो गया। इसी तरह HP प्रोबुक को हमने टोटल स्कोर निकाल लेना है, वो कितना बना है? 231 इसका टोटल स्कोर है। तो यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा। डिसीजन मेकर मस्ट वैल्यूएट ईच अल्टरनेटिव। हाउ? कैसे अल्टरनेटिव वैल्यूएट करेगा? बाय यूजिंग द क्राइटेरिया एस्टैब्लिश इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो क्राइटेरिया एस्टैब्लिश किया था उसको यूज़ करते हुए। ठीक है। ये देखें, स्टेप 2 में ये क्राइटेरिया इसको यूज़ करते हुए एवेल्यूएशन की जाएगी। एग्जिबिट 2.3 शोज द असेस्ड वैल्यूज दैट अमेंडा गेव ईच अल्टरनेटिव आफ्टर डूइंग सम रिसर्च ऑन देम। ये देखें, ये एग्जिबिट 2.3 है, उसमें ये हमने इसको स्कोर दिया था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस वेट के साथ जो हमने एलोकेट किए हुए थे। नेक्स्ट देखें, कीप इन माइंड दैट दीज डाटा रिप्रेजेंट एन असेसमेंट ऑफ द 8 अल्टरनेटिव्स यूजिंग द डिसीजन क्राइटेरिया। तो माइंड में ये रखें कि ये जो असेसमेंट है वो 8 अल्टरनेटिव्स की है डिसीजन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, बट नॉट द वेटिंग नहीं है, बल्कि हमने उसको वेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्कोर दिया है। व्हेन यू मल्टीप्लाई ईच अल्टरनेटिव बाय द असाइंड वेट, जब असाइंड वेट के साथ हर अल्टरनेटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके स्कोर को, यानी ये अल्टरनेटिव है इनके स्कोर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू गेट द वेटेड अल्टरनेटिव्स एज नोन एज 2.4। तो अब वेटेड अल्टरनेटिव्स आपको मिल जाते हैं। द टोटल स्कोर फॉर ईच अल्टरनेटिव देन इज द सम ऑफ इट्स वेटेड क्राइटेरिया। तो ये जो टोटल स्कोर है, ये टोटल है, वो सम है किसका? वेटेड क्राइटेरिया का, यानी कि हर वेरिएबल की बेस पे हर अल्टरनेटिव को जो स्कोर मिला उस स्कोर को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया और बाद में सबको जमा कर लिया।
Step 6, select an alternative. The sixth step in the decision making process is choosing the best alternative or the one that generated the highest total in step 5. तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, हमने ये कहा था ना कि डिसीजन जो है चूज़ करना होता है अमंग द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो अल्टरनेटिव ये वाले बनाए हमने, तो उनमें से जो बेस्ट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम चूज़ कर लेंगे। इन आवर एग्जांपल 2.4, अमेंडा वुड चूज़ द डेल इंस्पायरॉन बिकॉज इट स्कोर्ड हायर देन ऑल अदर अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे देखें, ये तमाम अल्टरनेटिव से इनका जो स्कोर था टोटल ये वाला था। तो 249 ये वाला जो है 249, ये कौन सा ऑप्शन था, ये बेसिकली डेल इंस्पायरॉन था, इसने सबसे ज़्यादा स्कोर अचीव किया है, तो इसको अमेंडा चूज़ कर लेगी। एक प्रोसेस के ज़रिए हमने अल्टरनेटिव एवेल्यूएट किए, अल्टरनेटिव डेवलप किए, वेट्स दिए, स्कोर दिया उनको, स्कोर को अल्टरनेटिव जो थे उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया। तो उस बेस पे जब हमने सिस्टमेटिकली जो है डेवलप करके अल्टरनेटिव्स, उसमें से फिर क्राइटेरिया के बेस पे यानी कि हाईएस्ट स्कोर के बेस पे चूज़ कर लिया एक अल्टरनेटिव, तो ये हमारा डिसीजन कहलाएगा। स्टेप 7, इम्प्लीमेंट द अल्टरनेटिव्स। इन स्टेप 7 in the decision making process you put the decision into action by conveying it to those affected and getting their commitment to it। 7 स्टेप में जो है क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे उन अल्टरनेटिव्स को जो आपने चूज़ किया था। यू पुट द डिसीजन इनटू एक्शन, आप उस डिसीजन जो लिया आप उसको एक्शन में कर देते हैं, यानी कि परचेज़ कर लेते हैं। बाय कन्वेइंग इट टू दोज अफेक्टेड, कन्वे कर दिया जाता है कि जो मुतासरीन थे, जिस तरह वो लोग थे जिनको ये शिकायत आ रही थी कि लैपटॉप उनका ठीक काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी सेल्स कम हो रही हैं, हम नोट नहीं कर पाते ऑर्डर टाइम पे, उनको कन्वे कर देते हैं, आपका मसला हल कर दिया। एंड गेटिंग देयर कमिटमेंट टू इट, अब उनसे कमिटमेंट ले ली जाती है कि अब आपका जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है, अब आपने परफॉर्म करके देना है, सेल्स में जो कमी आ रही है उसको दूर करना है सेल्स में। जो है एवेल्यूएट डिसीजन इफेक्टिवनेस, इसमें आप एवेल्यूएट करते हैं डिसीजन की इफेक्टिवनेस को कि डिसीजन क्या ठीक भी हुआ था या नहीं हुआ था। द लास्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एवेल्यूएटिंग द आउटकम और रिजल्ट ऑफ द डिसीजन टू सी वेदर द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड। तो लास्ट स्टेप में हम एवेल्यूएट करते हैं कि हमारा डिसीजन जो है वो हमने किया था, क्या वो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। यानी जो हमें मसला आ रहा था जिस तरह सेल्स में कमी का, क्या वो मसला दूर भी किया इसने या नहीं किया। ये ऐसी है जिस तरह डॉक्टर मेडिसिन देने के बाद चेक करे, देखे कि क्या दवाई ने असर किया है या नहीं किया। इफ़ द एवेल्यूशन शोज़ दैट द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, अगर एवेल्यूशन ये बताती है कि प्रॉब्लम अभी तक ऐसा की ऐसा है, देन द मैनेजर नीड्स टू असेस व्हाट वेंट रॉन्ग, फिर मैनेजर को असेस करना होता है कि रॉन्ग क्या हुआ है, गड़बड़ कहाँ पे हुई है, मसला कहाँ पे हुआ है। वाज द प्रॉब्लम इनकरेक्टली डिफाइंड, क्या प्रॉब्लम को इनकरेक्टली डिफाइन कर दिया था हमने। ऐसा तो नहीं है कि सेल्स कम होने की रीज़न जो है वो कंपेटिटर की अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हों और आप ये समझते रहे कि कंप्यूटर में मसले की वजह से हो रहा है। तो आपने देखना है कि क्या प्रॉब्लम जो है उसको हमने इनकरेक्टली डिफाइन किया था। वेयर एरर्स मेड व्हेन एवेल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, कि कहाँ पे कोई गलती हुई है एवेल्यूएट करते हुए अल्टरनेटिव्स को। वाज द राइट अल्टरनेटिव सेलेक्टेड बट पुअरली इम्प्लीमेंटेड, ऐसा तो नहीं था कि जो आपने अल्टरनेटिव था सेलेक्ट किया वो ठीक किया था लेकिन इम्प्लीमेंट ठीक ना हो पाया हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने कंप्यूटर अच्छे परचेज़ कर लिए हों लेकिन इम्प्लीमेंट करते वक्त हो सकता है कि उसमें कोई टाइमली विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो सकें जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऐसा कैसा ही है, ठीक है। या वो मुतलका सॉफ्टवेयर जो करने थे वो नहीं कर सके इसलिए ऐसा है, या कोई नेटवर्किंग करनी थी, कंप्यूटर अच्छे ले लिए, नेटवर्किंग अभी तक हो नहीं पाई जिसकी वजह से आ रहा है मसला। तो ये फिर इफेक्टिवनेस देखी जाती है डिसीजन ठीक भी हुआ है या नहीं हुआ। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था चैप्टर में, ये इतना ही हमने करना था हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंगली। तो इससे जिस तरह हमने इसमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको असेस किया, डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स जो हैं उसके साथ मैच किए हैं हमने, इसी तरह जब हमारा सेशन होगा जूम के थ्रू तो स्टूडेंट जो हैं कोई और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके इसके अकॉर्डिंगली इसी तरह एग्जांपल दे के उसको सॉल्व करेंगे, जो मैं देखूंगा। तो जो लोग इसमें परफॉर्म करेंगे फिर उनके नाम में पहले भी लेक्चर में मेंशन जो मैं परफॉर्म करते हैं नाम उनके रोल नंबर नोट करता हूँ
तो वैल्यूएशन में फिर आपको इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।